अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 41 स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक का नाम है डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे, फिर उसकी एनर्जी फाइंड करेंगे। जैसे हमने लास्ट पे जो टॉपिक था, दूसरा हमारा लास्ट लेक्चर था, उस पर था बोहर एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें उसने पोस्टुलेट्स दिए थे डिफरेंट के रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होती है, ये वो सारा कुछ। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने देखना है कि उसको जो रेडियस है वो कैसे हम फाइंड करेंगे। वो कहता है कि फर्ज करें हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का। एटम हमने हाइड्रोजन लिया हुआ है। अब वो इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर चार्ज है E। चार्ज इज इक्वल टू E इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक, अब वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, और जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज इक्वल टू Ze पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो Z है ये है प्रोटॉन और E पॉजिटिव उसके ऊपर चार्ज है। ठीक, फिर वो कहता है कि अब M फर्ज करें M इलेक्ट्रॉन का मैस है, और R जो है रेडियस R जो है डिस्टेंस है या रेडियस है ऑर्बिट का, एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, M है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू M, radius of orbit is equal to r, velocity of electron is equal to v। अगर ये सारी हमारे पास हों इक्वेशंस, तो हम क्या करेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे रेडियस की। ठीक है, तो डायग्राम है हमारे पास। ये एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। ये इलेक्ट्रॉन का ऊपर चार्ज है। ठीक है, ये है R रेडियस, ये Ze पॉजिटिव है न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज, Z प्रोटॉन और E पॉजिटिव के ऊपर चार्ज है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो क्या है, M। अब यहाँ पे देखें R है इसका रेडियस। अब वो कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में तो उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो होगी Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, सॉरी R स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में अट्रैक्ट हो रहा है उसी टाइम ये रिपेल भी होगा, तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी उसको हम नाम देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। Cf इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ये हमारे पास बेसिक पॉइंट आ गए। ठीक है, अब वो कहता है कि जब हमारे पास ये सारी बेसिक चीज़ें आ गई, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कि कूलम लॉ क्या कहता था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान, उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो होगी Ze पॉजिटिव डॉट E नेगेटिव डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आ जाएगी, Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों चार्जेस जो हैं वो स्क्वायर हो जाएंगे। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये वाला, ये क्या है, वैक्यूम परमिटिविटी है, और इसकी वैल्यू होती है 8.84 मल्टीप्लाइड 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। ठीक है, ये वैल्यू अंडरलाइन करने अपने याद रखेंगे। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, इसको हमने बैलेंस करना है फोर्स ऑफ रिपल्शन के थ्रू। अब देखिए, अगर अट्रैक्शन हो तो सारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जब ये अट्रैक्ट हो रहा होता है उसी टाइम इसको रिपेल भी होना है। अब इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए हमारे पास आती है दूसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये बैलेंस जब होंगी तो कैसे होंगी, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ये हमारे पास होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर।
ठीक है, ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन जब इनको बैलेंस किया। अब वो कहते हैं कि यहाँ से अगर हम एम वी स्केयर की वैल्यू को अलग कर लें तो क्या आ जाएगी, एम वी स्केयर इज इक्वल टू जी ई स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर। अब ये आर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हुआ तो आर आर से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एम वी स्केयर इज इक्वल टू जी ई स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर, बुक पे आपकी 9 लिखी हुई, यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम दे देते हैं। अच्छा जी, अब इसको जब हम रीअरेंज करेंगे, मतलब आर को हम एम वी स्केयर की जगह पे ले जाएंगे और एम वी स्केयर को आर की जगह पे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू जी ई स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे वो हमें वी स्केयर के साथ और आर इन दोनों का आपस में रिलेशन बता रही है। तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि आर और वी स्केयर आपस में एक दूसरे के इनवर्स रिलेटेड है कि आर अगर डिस्टेंस फर्ज करें रेडियस ज़्यादा है वेलोसिटी कम होगी और रेडियस कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अच्छा जी, क्या कहता है कि इट कन्वे द आइडिया दैट इलेक्ट्रॉन शुड मूव फास्टर नियर टू द न्यूक्लियस। सपोज अगर रेडियस कम है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास रिवॉल्व कर रहा है तो वहाँ पे उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब वो कहता है कि इसके अलावा उसने ये बात की कि अगर हाइड्रोजन के ज़्यादा सारे ऑर्बिटल हों, अब देखिए हाइड्रोजन के आउटर में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका एक ही ऑर्बिट आएगा। अगर कहता है सपोज उसके ऑर्बिट ज़्यादा हो जाए तो अगर इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो जाहिर है ऑर्बिट ज़्यादा हो गया है तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी या स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी। अच्छा जी, फिर वो कहता है कि हमने यहाँ पे वेलोसिटी को डिटरमिन करना है कि वेलोसिटी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अच्छा जी, वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए हम जो बोहर का पास्टुलेट नंबर 4 था लास्ट लेक्चर में हम वो देखेंगे। वो आया था पास्टुलेट हमारे पास एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, v को निकाल लेंगे। ठीक है, v इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइडेड एम। अब इसका हम ले स्केयर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 3। अब ये वाली वैल्यू जो v स्क्वायर की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में by putting the value of v square in equation number 2। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास r इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। r इज इक्वल टू जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम और v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और r स्क्वायर। अब हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई। r इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर, अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट एम एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ से 4 से कट जाएगा, पाई स्क्वायर से कट गया, एम स्क्वायर से, तो हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर पाई एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। ये आई हमारे पास इक्वेशन नंबर 5, ठीक, बाय रीअरेंजिंग। इक्वेशन नंबर 5 इसको हम रीअरेंज करेंगे। आर स्क्वायर को हम उधर ही रहने देते हैं, इस आर स्क्वायर, बाकी जो वैल्यू उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी ई स्क्वायर पाई एम। ठीक है, कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो गया, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब वो कहता है कि हम जो दोनों साइड्स हैं हमने आर स्क्वायर खत्म करना है, तो क्या करेंगे, बाय डिवाइडिंग विद आर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू आर बाय आर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी ई स्क्वायर पाई एम। ठीक है, ये आर स्क्वायर से कट गया, ये आर से कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी ई स्क्वायर पाई एम। ये हमारे पास उसका रेडियस आ गया। अब वो कहता है कि हमने बात की थी हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन के लिए जो प्रोटॉन होता है जी, वो 1 के इक्वल होता है। क्या फॉर हाइड्रोजन एटम जी इज इक्वल टू 1। अब जब जी 1 हो गया तो इक्वेशन आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी तो 1 के इक्वल हो गया पाई एम पी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई, मतलब कि जो आर की फाइनल वैल्यू होती है हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है कि हम n को nth ऑर्बिटल के लिए फाइंड करना था, तो n को हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 7, ये हमें क्या बताती है कि जो रेडियस होता है हाइड्रोजन का वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है एन स्क्वायर के साथ। अब एन हमारे पास है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट ज़्यादा होंगे उतना ही उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। अब कहता है कि हायर ऑर्बिट होगा तो रेडियाई ज़्यादा होगा, कम ऑर्बिट होगा तो रेडियाई कम होगा, मतलब कि आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एन स्क्वायर। तो ये वाली जो वैल्यूज है ये सारी क्या होती हैं, कांस्टेंट। ठीक है, अब कहता है कि ये कांस्टेंट फैक्टर है, इनकी वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी वो क्या होगी, अच्छा डिफाइन हमारे पास आया था r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर एन। अब हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.84 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 34 सॉरी माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। H की वैल्यू होती है, H हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट,
ठीक है, इसकी वैल्यू है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻−34 जूल सेकेंड। ठीक, फिर आता है हमारे पास n 9.109 मल्टीप्लाई 10⁻−31 किलोग्राम। मैं ऐसे लिख रहा हूँ। फिर आता है हमारे पास e 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻−19 कूलम। ठीक है, ये वाली वैल्यूज जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो आएगी इसकी कैलकुलेशन वो आ जाती है 0.529 मल्टीप्लाई 10⁻10। क्या है 0.529 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर। ठीक, अब जो 10⁻10 है ये इक्वल होता है 1 एंगस्ट्रॉम की। तो हमारे पास जो r की वैल्यू आ जाएगी r इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम 7 n स्क्वायर। n की वैल्यू आपको इंटीजर रख सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास n हम 1 रखेंगे तो हमारे पास 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगा, n2 होगा तो 2.11 एंगस्ट्रॉम, n3 होगा तो r3 हमारे पास आएगा 4.7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये जो कंपैरिजन है रेडियाइज का कि r1 ये है, r2 ये है, r3 या जो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन गोज ऑन इंक्रीजिंग, क्या कहता है कि ये जो डिफरेंट वैल्यू आई हैं रेडियाई की, ये हमें क्या बताती हैं कि उनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है जब हम फर्स्ट ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि r2 माइनस r1, फिर है r3 माइनस का ऑर्डर क्या आएगा r2 माइनस r1, r4 माइनस r5 एंड सो। ठीक है, r4 माइनस r3 एंड सो। ठीक है, अब ये सेकेंड ऑर्बिट है r3 माइनस r2 वाला, वो 4 टाइम अवे होता है फ्रॉम न्यूक्लियस देन फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट इज 9 टाइम अवे फ्रॉम जो होता है सिमिलरली फोर्थ ऑर्बिट, एंड 16 फोर्थ ऑर्बिट जो होता है वो 16 टाइम अवे होता है उससे पिछले ऑर्बिट की तरफ। ठीक है, आज का हमारा यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। अल्लाह।